नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार दर्शकों, आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। मेरा संकेत उपाध्याय और सोहित मिश्रा का एक और एपिसोड जिसका नाम है दिल्ली मुंबई हॉटलाइन। The Delhi Mumbai Hotline. दिल्ली मुंबई हॉटलाइन के आज के इस चौथे एपिसोड से पहले मैं तो बस इतना कहना चाहता हूं सोहित, बहुत-बहुत धन्यवाद उन सभी दर्शकों का जिन्होंने कोई मंच नहीं छोड़ा है प्यार बरसाने का, आलोचना करने का, लेकिन आलोचना भी एक तरीके की मोहब्बत होती है। तो वो बरसाने का, उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया हूं सबसे पहले दर्शकों का। और आप हम दोनों का चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं और नहीं कर रहे हैं तो इस अपील को सुन करके सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे जी पहले तो सोहित अपील हो जाए, उसके जी आगे तो हम बिल्कुल। बढ़ेंगे ही नहीं। पहले तो सच कहें तो जिस तरह के कमेंट संकेत आए हैं उससे बहुत ज्यादा आप पॉजिटिव फील करते हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे ही आप कमेंट्स दर्शकों करते रहें। यकीन मानिए हमने इसके ऊपर बातचीत की है कि कितने अच्छे लोग हैं, कितनी अच्छी बातें कह रहे हैं। अगर क्रिटिसिज्म भी दे रहे हैं तो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है, ट्रोल्स नहीं आते हैं। तो इसके लिए तो एक तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आ रहे हैं, आप जुड़ रहे हैं और आप बातचीत कर रहे हैं। ये दो चैनल हैं, हमारी कोशिश ये होती है कि जो चीजें बात बताई जानी चाहिए, जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उसे आपके सामने लाने चाहिए। इसलिए जो दोनों चैनल हैं, डबल चेक बाय संकेत उपाध्याय और सोहित मिश्रा ऑफिशियल, इन दोनों के नाम जो हैं आपके वीडियो के नीचे ही आपको अभी नजर आ रहे होंगे। आप चाहे मोबाइल फोन से देखें या फिर टीवी कंप्यूटर कहीं से भी, तो उन दोनों को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे होगा ये कि हफ्ते भर हम जो कुछ करेंगे वो तो आपको पता चलेगा ही, और आप हम दोनों के जर्नलिज्म को भी देख पाएंगे। जो लोगों के मुद्दों को हम उठा रहे हैं वो भी आप देख पाएंगे। और आज इस हफ्ते में, आज के इस बातचीत में जैसे आप सुनेंगे भी कि कौन कौन से मुद्दे उठाए गए हैं, उससे भी आपको समझ में आएगा कि क्यों इन दोनों के चैनल को सब्सक्राइब करने की जरूरत है। बहरहाल आपका इस नए और चौथे एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है दर्शकों। संकेत, मुझे लगता है शुरुआत आज जब दर्शक आए ही हैं और हम लोगों के मुद्दे को उठाने की बात करते हैं, तो उस मुद्दे से क्यों नहीं शुरू की जाए जिसकी बात आपने इस हफ्ते की है और बहुत महत्वपूर्ण बात थी, क्योंकि वो लोगों के जिंदगी से, लोगों के पैसों से, लोगों के अकाउंट से जुड़ी हुई बात है। एचडीएफसी बैंक से जुड़ी हुई बात है। लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं कि उस बैंक में पैसे रखें नहीं रखें, लोगों में बहुत सारा कंफ्यूजन है। और क्योंकि आपने इस मुद्दे को उठाया है, हम इसी से शुरुआत करते हैं। हो क्या रहा है, क्या अब तक पता चल पाया है, अगर इससे हम शुरू करें? जी बिल्कुल सोहित, ऐसा है आज की डेट में जो तेल और दुनिया जहां की और चीजों की वजह से जिसके बारे में बात नहीं हो रही है, वो है 12 करोड़ कंज्यूमर बेस और खाता धारकों का इस देश का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक और इस देश का दूसरा सबसे बड़ा बैंक। एसबीआई सबसे बड़ा है, सेकंड इज एचडीएफसी। एचडीएफसी में क्या कोई धांधली हुई है? एचडीएफसी में मेरा यानी कि खाता धारक का जो अकाउंट है और जो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसमें मैंने पैसा रखा हुआ है, क्या वो सुरक्षित है या नहीं है? सोहित, ये सवाल इसलिए उठते हैं क्योंकि एचडीएफसी के ही बहुत बड़े इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और चेयरमैन अतनु चक्रवर्ती के इस्तीफे, और इस्तीफे में ये लिखना कि मेरे उसूल और आदर्श के हिसाब से चीजें सही नहीं हो रही थी, इस वजह से मैं निकल रहा हूं। तो बहुत कन्वीनियंट है ना। ये कोई यूट्यूब चैनल या कोई उस तरीके का थोड़ी है छोटी सी दुकान कि नहीं तेरे से मेरी बन नहीं रही, मैं जा रहा हूं। ये नहीं है, ये 12 करोड़ लोगों के पैसे, भरोसे, उस पर आपने एक तरीके से उस पर सवाल खड़े किए हैं। शक एक मन में आया है। और 18 मार्च को लिखी हुई ये चिट्ठी, उसके बाद एचडीएफसी का शेयर गिरा। आप ये देखिए, ये जेफरीज करके एक एजेंसी है जो निवेश करती है, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हैं ग्लोबल, ये भी रैंकिंग करते हैं। और इनकी रैंकिंग में अब इन्होंने एचडीएफसी को आउट कर दिया है। रिमूव्ड एचडीएफसी, पैसा ट्रांसफर टू एचएसबीसी। इस तरीके से इन्होंने इंडिया की रेटिंग 2% गिरा दी। गोल्डमैन सैक्स ने निफ्टी की रेटिंग गिरा दी। इस केस में तो बहुत स्पेसिफिकली एचडीएफसी वजह है। एचडीएफसी से इन्होंने विड्रॉ किया है और एचएसबीसी गए हैं। बाकी केस में तो निफ्टी युफ्टी है। और अगर आप मनी कंट्रोल की एक रिपोर्ट देखें, मैं यहां पर दिखा रहा हूं, ये देखिए, ये जोया स्प्रिंगवाला जी की एक रिपोर्ट है जो बहुत क्लियरली कहती है जेफरीज एग्जिट्स एचडीएफसी बैंक फॉलोइंग एक्स चेयरमैन अतनु चक्रवर्तीज रेजिग्नेशन।
तो ये बहुत क्लियर है कि किस वजह से लोग जा रहे हैं। ये क्या एजेंसी है? ये वो एजेंसी है जो कि आप ये समझ लीजिए कि निवेशकों का टीआरपी, यानी कि अगर ये कहीं से अगर रिपोर्ट देंगे कि भाई ये डाउनग्रेड, तो फिर निवेश नहीं आएगा, और निवेश नहीं आएगा तो किसका नुकसान हो रहा है? देश का, अर्थव्यवस्था का, दैट इज यू एंड मी। तो मेरा ये कहना है सोहित कि 18 मार्च से लेकर के आज तक आरबीआई से एक स्टेटमेंट, सरकार से कोई बड़ी स्टेटमेंट नहीं, एचडीएफसी की तरफ से एक नया एक्टिंग चेयरमैन, कुछ एजेंसी और इस तरीके की बातें। 12 करोड़ खाता धारकों के लिए ये खाना पूर्ति काफी है। आपने मेरा मूल प्रश्न का जवाब दिया एचडीएफसी ने। मेरा मूल प्रश्न ये है कि आप ये बताइए कि जो प्रकरण 2018 में पंजाब नेशनल बैंक के साथ हुआ जब नीरव मोदी पैसा लेकर के भाग लिया, या जो 2019 में सोहित बताएंगे उन्होंने रिपोर्ट किया होगा पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक में, पीएमसी बैंक में। आप, मैं चाहूंगा अभी जब मैं बोलना खत्म करूं सोहित पूरा बताएंगे उस समय लोगों को क्या गुजरना पड़ा। हजार रुपए की विड्रॉल लिमिट, मेरे हक का पैसा मैं ही विड्रॉ नहीं कर सकता। सेम चीज यस बैंक 2020 बिल्कुल इसी तरीके से एक लिमिट बना दी, यानी कि फ्रॉड कोई और करे, गड़बड़ कोई और करे, एक किसी को उसूल और आदर्श याद आए लेकिन बस वो ये बोल के कट लें, और कोई स्पष्टीकरण कहीं से नहीं दिया जा रहा है। 12 करोड़ खाता धारकों का वास्ता, आप समझ रहे हैं कि अगर आपने अभी नहीं बोला और लोगों को स्पष्ट नहीं किया और बाद में फिर ये पीएमसी और यस बैंक की तरह आपने लिमिट लगा दी, तो ऐसे वक्त में कितना हाहाकार मच सकता है। ये साइलेंस जो है ना, ये बहुत इरिटेट करनी चाहिए सोहित इस देश के लोगों को। ये साइलेंस नागवार गुजरनी चाहिए इस देश के लोगों को। मेरा बस ये कहना है, इससे पहले आप पीएमसी बैंक के हादसों उस समय का याद दिलाएं लोगों को। आपको लोन लेने जाना होगा या मुझे लोन लेने जाना होगा, ये ना दस्तावेज पे दस्तावेज रखवा लेंगे बैंक, केवाईसी कर दो, इसको इससे लिंक, उसको इससे लिंक, आईटीआर, ये लिंक वो लिंक करके इतना मोटा पोथा आपका बना करके आपकी जन्म पत्री रखते हैं, उसको कहा जाता है केवाईसी। केवाईबी क्यों नहीं होना चाहिए? नो योर बैंक। यू वांट माय केवाईसी, आई वांट योर केवाईबी। क्योंकि एक के बाद एक बैंक की क्या हालत, और आरबीआई क्या आप समर्थन कर, आपके आरबीआई की नजर के नीचे हुआ ना पीएनबी, आपकी नजरों के नीचे हुआ पीएमसी, आपकी नजरों के नीचे हुआ यस बैंक। ठीक है, आपने कुछ बदलाव किए हैं, लेकिन अगर आप स्पष्टीकरण नहीं देते रहेंगे तो देयर इज अ डाउट इन माय माइंड। प्लस लोग ये जो डाउनग्रेड कर रहे हैं एचडीएफसी को, छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, तो जवाब देगा कि नहीं कोई? केवाईबी की आज सख्त जरूरत है सोहित जी। नहीं, और आप ये भी देखिए ना संकेत कि ये जो लेटर लिख के इन्होंने एग्जिट मारा, आपने सही कहा कि ये कोई छोटा दुकान थोड़ी है कि आपने छोड़ दिया। इतनी वेग तरीके से कि चीजें ऐसी हो रही थी जो मेरे उसूलों के खिलाफ जा रही थी, तो ये क्या चीजें हो रही थी? क्या आप, क्योंकि इससे जुड़े हुए थे बैंक से, क्या आपकी जवाबदेही नहीं बनती है कि आप लोगों को बताएं कि क्या गलत हो रहा था, कैसे लोग अपने पैसों को बचा सके, क्या बैंक को करना चाहिए था? क्योंकि अगर आप एक पब्लिक लेटर लिख रहे हैं और इतने बड़े पद पर हैं, तो आपको पता है कि इसका इंपैक्ट होगा। अब हो ये रहा है कि लोग डरे हुए हैं, कई लोग मैसेजेस कर रहे हैं कि बैंक में पैसे रखें नहीं रखें, निकालें नहीं निकालें। और आपने बात की, मैं आपको बताऊं, यस बैंक का समय हो, पीएमसी बैंक का समय हो, पीएनबी का हो, पीएनबी और पीएमसी तो यहीं पे हुआ है। ये जो स्कैम्स हुए हैं मेरे घर से ज्यादा दूर नहीं हुए थे, जहां पर इसके जो दस्तखत साइन लेकर पूरी चीजें की गई थी मुंबई में। और उसके बाद हमने देखा कि कैसे, मैं आपको बताता हूं एक किस्सा जो मुझे याद है। 1000 रुपए से ज्यादा निकालने नहीं दे रहे थे। अपने माँ बाप का लाइफ इंश्योरेंस किसी को भरना था और उसे पता था कि आगे जाके कोई ऑपरेशन हो सकता है, जरूरी है, कई सालों से वो भर रहा है, उसके लिए पैसे नहीं है, बच्चों के एडमिशन के लिए पैसे नहीं है, घर के राशन के लिए पैसे नहीं है। आप यकीन मानिए संकेत, मैं बताऊं आपको, जब रिपोर्टिंग करने गए थे, कई लोग कहते थे कि कुछ उधार दे सकते हो क्या आप, जब पैसे आएंगे मैं दे दूंगा। सभी जो मेरे रिलेटिव्स हैं उनसे मैं मांग चुका हूं, कितने महीने हो चुके हैं, कुछ नहीं मिल रहा है। फिर लोगों ने खुद के व्हाट्सएप ग्रुप बनाए, अलग अलग जगहों पर प्रोटेस्ट किया, मीडिया आए, इसके लिए क्रिएटिव प्रोटेस्ट करना उन्होंने शुरू किया। इतनी सारी चीजें होने के बाद धीरे धीरे 1000 से 5000, 25,000, उसके लिए बहुत समय गया। लेकिन वो जो बीच का समय था वो बहुत तकलीफ देह था। लोगों के बैंक से जब आपके ईएमआई कटने होते हैं, जब आपके बैंक लोन के पैसे कटने होते हैं, उसे फर्क नहीं पड़ता है जब आप समय पर नहीं भरते हैं, लेकिन आपके पैसे को जब आप समय पर नहीं निकाल पा रहे हैं, इसके लिए कहीं पर भी कोई जवाबदेही नहीं है। सरकार की ओर से जिस तरह से कोई क्लैरिफिकेशन आना चाहिए था वो नहीं है। क्या इस बैंक की भी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि लोगों में अगर
बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि शेयर मार्केट पर इसका असर पड़ रहा है, एक के बाद एक रिपोर्ट सामने आ रहे हैं। संकेत, आपने रिपोर्टिंग की है, उसके बाद भी ऐसे आश्वासन मिले कि सब कुछ सही है या क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, हम देख रहे हैं, हम आपको बता देंगे, आपका पैसा सुनिश्चित कर लें कि कुछ नहीं होगा, ऐसा भी कुछ नहीं हो रहा है। तो ये कौन से वेक सिचुएशन में आप अपने कंज्यूमर्स को रख रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये ऐसा नहीं है ना कि ये छोटा मोटा बैंक है। अगर ये इस देश में एसबीआई के बाद का सबसे बड़ा बैंक है और उसका ये हश्र हो रहा है, तो इससे आप सोचिए, आप 12 करोड़ खाता धारकों की बात कर रहे हैं। एक खाता धारक के साथ उसके परिवार के लोग जुड़े हुए होते हैं, उनके कई सारे प्लान्स इससे जुड़े हुए होते हैं, उस पर इसका कितना इंपैक्ट पड़ेगा। हमने देखा है इससे पहले कैसे लोगों के पास खाने के पैसे नहीं। मैं संकेत, एनडीटीवी का ही एक स्टोरी था, मैं आपको बताता हूं। मैं 7 बंगले पर गया था और वहां पर 4 बंगला पर गया था, मुझे याद नहीं आ रहा शायद, लेकिन वहां पे एक बड़ा बंगला था, प्रॉपर बंगलो, और वहां पे एक आदमी का हमने इंटरव्यू किया था, वो हमने एनडीटीवी पर चलाया भी था। वो आदमी बंगले में रहता है, लेकिन उसे अपने घर में जो काम करने वाले लोग हैं उन्हें पैसे देने के लिए नहीं है। बैंक में करोड़ों रुपए मौजूद थे और उसने हमारे कैमरे के सामने आकर रोया था वो आदमी। तो यहां पर ऐसा नहीं है कि क्या अमीर क्या गरीब, हर किसी का पैसा अटक जाता है। और वो आदमी के लिए ये था कि उसका एक इंसल्ट था कि मैं इतने बड़े घर में रहता हूं और मैंने इस बैंक में मेरे पैसे, खुद के कमाई के पैसे रखे हुए हैं, वो मैं नहीं निकाल पा रहा हूं, और मेरे यहां पर काम करने वाले लोगों को मैं पैसे नहीं दे पा रहा हूं। कितने बिजनेस इंपैक्ट होते हैं, कितने लोगों के डायरेक्ट बैंक अकाउंट जो हैं वो ऑफिस से कनेक्टेड होते हैं, तो उनके सैलरी अकाउंट्स होते हैं। कल जाकर कहीं कुछ हो जाए तो क्या किया जाएगा, इतना समय से क्या हो रहा है, इसी सब चीज को लेकर जो डर है ना यहाँ पर, ये डर और लोगों के बीच में जिस तरह से इसे लेकर सवाल है, उसका जवाब नहीं देना मुझे लगता है एक बहुत गैर जिम्मेदार रवैया रहा है उस डायरेक्टर का भी जिसने पत्र लिखा, और इस बैंक का भी जिसकी ओर से अब भी आश्वासन या सब चंगा सी ऐसी बातें सामने नहीं आ रही हैं, जिसकी वजह से संकेत सवाल जो है वो और बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। नहीं, आप एकदम सही कह रहे हैं। ये चुप्पी, ये खामोशी, ये नेताओं टाइप की हरकत की एक लेटर लिखा, उसूल आदर रिजाइन। अरे भाई, ऐसे कैसे रिजाइन? आप बताएंगे नहीं? आपकी इंक्वायरी क्यों ना हो? क्या पता आपका कोई गलत मोटिव हो? आपने कितने लोगों की सांसें अटका दी। अच्छा, और दूसरी चीज, ऐसा है ना, एचडीएफसी बैंक, मैं तो ग्राहक हूं एचडीएफसी बैंक का, आज से नहीं बड़े जमाने से। और मैं आपको बता दूं सोहित, पता नहीं आपके बैंक के साथ होता है या नहीं, एचडीएफसी में एक आदमी चेप दिया जाता है आपके लिए, रिलेशनशिप मैनेजर, कि मैं आपके डायरेक्ट रिलेशनशिप मैनेजर, आपको किसी भी किस्म की कोई भी दिक्कत हो मैं हूं ना। और ये बोल करके एक पर्सनल रिलेशन बनाया, और मात्र एक कॉल के बाद पूरा उद्देश्य उस रिलेशनशिप मैनेजर का ये होता है कि कैसे आपके खाते में पड़े हुए पैसे को वो अपने बैंक के और इंस्ट्रूमेंट्स में डाल दें। सबसे पहली बात, इस रिलेशनशिप मैनेजर या ब्रांच मैनेजर को कैसे हक मिल गया कि आप कंटिन्यूअसली मेरे अकाउंट में घुस घुस करके मेरी सारी डिटेल्स देखें, और उसके बाद फिर मुझे फोर्स करें, और फोर्स करते रहें लगातार कि इसको इसमें कर लो, इसको इसमें कर लो। एंड दे गेट, इट इज नोटोरियस इन नेचर, एचडीएफसी में खास तौर से जबरदस्ती आपके पास फोन आता रहेगा कि आपके अकाउंट में बड़े सारे पैसे हैं, इतने पैसे हैं, इसको आप इधर कर लीजिए, ये इतना हो गया है, देखिए ये अमाउंट जो है इसमें आपको इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट। अपना आप सामान बेचना चाह रहे हैं पर ऐसे मेरे अकाउंट में घुसोगे। अव्वल तो ऐसा कुछ है ही नहीं कि मैं क्या निवेश करूं, लेकिन वो मसला अलग। बट द पॉइंट इज, आप ये सोचिए कि कितने लोगों को ये मजबूर किया जाता है कि ये स्कीम ले लो, 5 साल तक डालो, फिर 5 साल तक मत डालो, फिर 10 साल बाद इतना। क्यों भाई, व्हाट इज दिस एग्रेशन? फिर मैंने पूछ दिया, मैंने कहा क्या आपका क्या इंटरेस्ट है, क्यों इतना पीछे पड़े हैं? यू नो व्हाट द रिप्लाई वाज, कि बहुत सर बहुत ज्यादा प्रेशर है ऊपर से, बहुत ज्यादा। और ये घूम फिर करके बात घूम के आ जाती है एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक के विलय की, 2023 में जो हुई थी। ये पूरी लड़ाई जो हो रही है, अब मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जाता है कि ये कल्चरल डिफरेंस की लड़ाई है टॉप पर, ये उसूल आदर्श वहां से आ रहे हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि एक तो होता है ईगो बैटल बोर्ड टेबल पर, और एक होता है कि वाकई अगर कुछ गलत हो रहा है तो मुझे जानना बहुत जरूरी है। मेरी 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 लाइफ अर्निंग उस बैंक में रखी हुई है, बता दो मुझे ऑनेस्टली, रखूं कि निकालूं, आधार में मत लटकाओ। ये पैनिक मॉन्गरिंग नहीं है सोहित। ऐसा नहीं है कि हम लोग पूरे दुबई में मची हलचल, इस तरीके के मीडिया चैनल हम ना कभी थे ना कभी होंगे, जो हैं उनको तो आप कुछ कर नहीं पाए। ये पैनिक मॉन्गरिंग नहीं है जो हम कर रहे हैं, ये सीधे सीधे सवाल पूछे जा रहे हैं, धोखे में मत रखिए।
अज्ञान मत रखिए, अनभिज्ञ मत रखिए, लोगों को बताइए साफ साफ कि क्या हो रहा है। और मुझे लगता है आरबीआई को भी पूछने की जरूरत है कि भाई आप कुछ क्लैरिफिकेशन दीजिए, आप बताइए क्या हो रहा है, आरबीआई क्या कर रहा है। आरबीआई ने इससे पहले देखा है इस देश ने पिछले एक दशक के अंदर कितने पैसे लोगों के, और ये गरीब आम आदमी ही लोग होते हैं जिनके पैसे हमेशा डूबते हैं। जो लोग बाहर गए उन्हें तो आप ला नहीं पाए हैं, खैर वो एक अलग मसला है। लेकिन आरबीआई का भी जो संकेत यहाँ पर एक जिम्मेदारी बनती है कि भाई रिपोर्ट सामने आ रहे हैं, बिजनेस न्यूज़पेपर्स लगातार इसे खबर कर रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पर लोगों ने आपके इन्वेस्टमेंट निकाल दिए हैं, चल क्या रहा है। क्या आप आगे जाकर, मैं नेटफ्लिक्स पर एक और कोई नया सीरीज या एपिसोड नहीं देखना चाहता हूं कि कैसे क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। इसलिए बैंक को एक क्लैरिफिकेशन देने की जरूरत है। और जो संकेत कह रहे हैं, हमारा काम किसी को डराने का ना कभी था ना कभी है, लेकिन जैसे कि मैंने कहा, ये आप लोगों के लिए हम सभी काम करते हैं और आप लोगों का लगातार प्यार मिलता है। ऐसे में अगर लोगों के भविष्य को लेकर, लोगों के पैसे वहां पर अटके हुए हैं, लोगों के पैसे वहां पर हैं और उन्हें नहीं पता है, या ऐसे ऐसे खबरें सामने आ रही हैं और इसके बाद अगर बैंक की ओर से कोई जवाब नहीं मिलता है, तो क्या सवाल भी नहीं पूछे? सवाल तो पूछा जाएगा, और यही सवाल पूछा जा रहा है कि अगर सब कुछ ठीक है तो प्लीज सामने आकर आप बताइए कि ऐसा कुछ नहीं है, ताकि लोग उस पर विश्वास करें। ये जो चुप्पी है, ये सबसे ज्यादा सताने वाली बात है, और इसी से कहीं ना कहीं जो आग को हवा मिलने का काम होता है वो हो रहा है। ऐसे में संकेत, मुझे लगता है कि इस हफ्ते में ये एक बड़ी मुद्दा एक रहने वाला है कि एचडीएफसी की ओर से कोई बयान आता है नहीं आता है, या फिर अब मंडे से फिर से जब ये पूरा मामला आगे बढ़ेगा तब उसमें और क्या कुछ होता है, क्या जानकारियां सामने आती हैं। मुझे लगता है कि अगले हफ्ते भी एक बड़ी खबर रहने वाली है, और लोगों की फिलहाल जो चिंताएं और आकांक्षाएं हैं, उनके परेशानियां हैं, उनके मन में डाउट्स हैं, उसे लेकर कोई जवाब अब तक नहीं मिला है, और उसी पर मैं और संकेत यहां पर फोकस कर रहे हैं। एब्सोल्युटली, सीधे सीधे सवाल एचडीएफसी, सवाल सेबी, सवाल आरबीआई, सवाल फाइनेंस मिनिस्ट्री, ये 4 एजेंसीज, नोडल एजेंसीज, इनकी तरफ से बहुत क्लियर स्पष्टीकरण क्यों नहीं आ रहा है? ये लोग बहुत क्लियरली बात क्यों नहीं बोल रहे हैं? और अगर नहीं बोलेंगे तो फिर दोबारा एक कार्यक्रम होगा, क्योंकि आपकी जवाबदेही बनती है 12 करोड़ खाता धारकों और कस्टमर्स का वास्ता। आइए आगे बढ़ते हैं। अगली स्टोरी सोहित, सील मोहर ठप्पा। पिछले हफ्ते एक दस्तावेज इलेक्शन कमीशन का, जिसमें योर्स ट्रूली को भी एक लव लेटर मिला इलेक्शन कमीशन की तरफ से, वो था ईसी की ऑफिस में ईसी के दस्तावेज पर बीजेपी की मोहर। उसके बाद लिपापोती शुरू हुई, जिसमें यह बोला गया कि ये तो क्लेरिकल एरर थी, और बार बार इसको क्लेरिकल एरर को जो हमने सुधार लिया है उसको दिखा करके आप सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ रहे हैं। वाह रे इलेक्शन कमीशन, वाह रे। मुझे सोच समझ में नहीं आता, गलती करें आप और बोलने वाले लोगों पर कम्युनल हेट्रेड फैलाने का आरोप। आपको पता है वो जो नोटिस आया है केरलम पुलिस से, क्योंकि अभी वहां चुनाव होने और केरला पुलिस अभी इलेक्शन कमीशन के अधीन आती है, तो उन्होंने ट्विटर को नोटिस दिया है कि संकेत उपाध्याय का ट्वीट, जिसमें मेरा सवाल ये है कि वो सील वाली फोटो लगाई थी और ऊपर लिखा था इलेक्शन कमीशन हैज टू मूव बियॉन्ड सेइंग दैट दिस इज जस्ट अ क्लेरिकल एरर बिकॉज दे डोंट हैव टू जस्ट बी फेयर बट अपीयर टू बी फेयर। इसमें मैंने कौन सा कम्युनल हार्मनी डिस्टर्ब की, जरा बताइए सोहित। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर होता यह है ना कि डराने के लिए ये सारी चीजें की जाती है। सबसे पहला सवाल संकेत यहाँ पर यही उठता है कि गलती करें आप, जैसे कि आपने कहा गलती करें आप, और सवाल पूछने पर हम जो है गलत हो रहे हैं। मेरे मन में सबसे पहला सवाल यह है कि चुनाव आयोग के दफ्तर में क्लेरिकल एरर, चलिए मान लेते हैं, चुनाव आयोग के दफ्तर में बीजेपी के स्टैंप का क्या मतलब है? वो स्टैंप वहां पर क्या कर रहा था? पहले से हमें पता है कि चुनाव आयोग को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। चुनाव आयोग की जो नजदीकियां हैं वो हमेशा से केंद्र सरकार में जो होता है उनके पास रही हैं। जब सारे प्रोजेक्ट्स का ऐलान हो जाता है, बड़े बड़े स्कीम का ऐलान हो जाता है, उसके बाद अचानक से तारीखों का ऐलान आप करते हैं, और पहले से विपक्ष की ओर से जब आप पर आक्रामक सवाल पूछे जा रहे हैं, उसे लेकर कहीं ना कहीं चीजें हो रही हैं। और पहले भी संकेत आपको याद होगा, जब हम ईवीएम पर सवाल पूछते थे, ठक से यूट्यूब की ओर से आपके वीडियोस के मोनेटाइजेशन को लिमिटेड किया जाता था कि आप ईवीएम पर सवाल पूछ रहे हैं, आप वीवीपैट पर सवाल पूछ रहे हैं, और अब अगर आप ट्वीट कर रहे हैं तो आपको ट्वीट के ऊपर भी धमकाया जा रहा है। सवाल यहाँ पर चुनाव आयोग से है कि यहाँ पर आपने ही खुद की छवि को ऐसे की हुई है। आपने खुद ने एक तरीके से आ बैल मुझे मार वाला सिचुएशन किया।
आपने वहां पर स्टैंप, अगर मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं कि स्टैंप भारतीय जनता पार्टी का आपके दफ्तर में या आपके ऑफिस में पहुंचा कैसे, इसे आप इसमें क्लरिकल सोहित मिस्टेक इसका कैसे एक है कह सकते हैं? क्लैरिफिकेशन, मैं आपको बता दूं, हाँ। जो वो उनका एक कहना है, कि दरअसल ये 2019 का हमारा ही डॉक्यूमेंट था इलेक्शन कमीशन का, जिसमें हमने ये बोला था कि हर पार्टी ये बताए कि उनके कितने क्रिमिनल कैंडिडेट्स हैं। 2019 का इलेक्शन कमीशन का ओरिजिनल है, इट इज अ फैक्ट। तो अमित मालवीय जो आईटी सेल वाले कह रहे हैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लगा के कि देखो इसमें सील नहीं है, ही इज पार्शियली करेक्ट। अब पूछिए हम्म। कैसे, क्योंकि अगर आप 2019 का डॉक्यूमेंट देखेंगे तो वो इसी का है। इसी ने क्लेरिकल मिस्टेक क्या की, मैं वो बताता हूं। केरल में बीजेपी केरल यूनिट अपना एक ज्ञापन लेकर के गई कि भाई सारे कैंडिडेट्स अपना अपना बताएं, एलडीएफ यूडीएफ सब अब बताएं कि कितने। ये देखिए इसी का ही दस्तावेज है 2019 का, इसमें आप ही ने माना है, और हर पेज पर उन्होंने अपनी मोहर लगाई थी। जो क्लर्की हुई है वो ये हुई है कि और पार्टीज को जो दस्तावेज देना था उसमें बजाय इसके कि अपना पुराना दस्तावेज निकाल करके लगाएं, उन्होंने बीजेपी का ज्ञापन का ही अपना दस्तावेज निकाल के दे दिया, तो वो स्टैंप समेत चला गया। ये हुई है मूर्खता, और ये साक्षात मूर्खता है। मेरा ये कहना है कि फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक द इलेक्शन कमीशन, जिसके ऊपर इन एनी केस इतने आप, यू हैव टू बी अबव सस्पिशन, तो उसके लिए आपको काम भी इसी तरीके करना चाहिए। अब मोहर लगा अगर आप दोगे और लोग सवाल नहीं पूछेंगे क्या, क्यों ना पूछें, ये हुआ है। नहीं नहीं बिल्कुल। लेकिन फिर संकेत आप मुझे बताइए, आपका चैनल का नाम ही आपने रखा है डबल चेक। आप कहते हैं कि एक खबर को आप 2 बार चेक करके भेजते हैं। यहाँ पे इतना बड़ा चुनाव हो रहा है, इतने बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, इतने बड़ी संस्था होती है, और फिर भी अगर ये मिस्टेक होता है तो इसे क्या सेल्फ गोल नहीं माना जाए? आप कितने बार हमने देखा है कि चुनाव आयोग को लेकर राहुल गांधी की ओर से बार बार बताया जाता है, कभी ब्राजीलियन मॉडल की तस्वीरें सामने आई हैं, कभी कई चीजें हुई हैं, तब भी कई सारे एक्सप्लेनेशन है, अब बीजेपी का ठप्पा वाला एक्सप्लेनेशन है। या तो फिर आप अपने वर्कफोर्स में सुधार लाइए, या तो फिर आप ये सुनिश्चित कीजिए कि कोई भी चीज आप कहने से पहले 2 बार बताएं। मेरे मन में अब भी कई सारे सवाल चुनाव आयोग को लेकर लगातार हैं, और जिस तरह के सबूत सामने आते हैं, ये सवाल फिलहाल तब तक बरकरार रहेंगे जब तक केवल ऑन पेपर नहीं, ऑन रिकॉर्ड भी चुनाव आयोग कहीं ना कहीं एक तरीके से इम्पार्शियल नजर आए। और इसलिए भी ये जो मुद्दा है वो बड़ा बना। यहाँ पर मुद्दा ये नहीं है, यहाँ पर मुद्दा ये है कि गलती करें आप और सवाल पूछने वाले के ऊपर एक तरीके से कार्रवाई हो। तो ये क्या है कि मेरी लाठी जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला हिसाब किताब है ये, कि मेरे से गलती हुई है लेकिन तुम सवाल नहीं पूछ सकते हो, और ट्विटर को मैं बोलूंगा कि आपके ट्वीट को हटा दो, आपके इसको निकाल दो, आप दो धर्मों के बीच में एक तरीके से तनाव पैदा कर रहे हैं। अरे जो लोग वाकई कर रहे हैं उन पर जब आपको कदम उठाना चाहिए चुनाव आयोग वो तो करते नहीं है, पत्रकारों के पीछे आप पढ़ के एक्टिवली उनको चुप कराने की कोशिश कर रहे हैं। संकेत, ये जो मुद्दा है ये बरकरार है। बाकी चुनाव आयोग के ऑफिशियल्स को अपने वर्कफोर्स में बहुत सारा सुधार लाने की जरूरत है, वरना मैं कहां से शुरू करके कहां तक आ जाऊं। ऐसे ऐसे अधिकारी, ऐसे ऐसे लोग उनके यहाँ पर हैं। चंडीगढ़ में क्या हुआ था मेयरल इलेक्शंस में, उसकी तस्वीरें सामने आई थी। अब वो कहेंगे कि ये अलग होता है, वो अलग होता है, कई सारे होते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर एक आम आदमी देखता है संकेत, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग देखता है, तो एक के बाद एक बार बार आपसे जुड़े हुए तस्वीरें, आपसे जुड़ी हुई चीजें अगर आएगी तो सवाल तो पूछा जाएगा ना। और सवाल पूछने पर भी आप रोक लगा देंगे तो कैसे चलेगा ये? और ये कौन सा लोकतंत्र है जहां पर आप कहते हैं कि लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए चुनाव आयोग का इस्तेमाल करते हैं कि सब कुछ सही से हो, और चुनाव आयोग खुद कहती है कि आप सवाल नहीं पूछ सकते और नोटिस भेज देते हैं। ये कौन सा वाला लोकतंत्र को ये संभाल रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आता। भाई अगर किसी भी संस्था को इस देश की अपनी डिग्निटी, अपनी इंटेग्रिटी की घंघोर चिंता है, तो आज की डेट में उसको इतना पवित्र हो जाना चाहिए, इतना पवित्र कि अगर कोई आरोप लगाए तो लोग ही खड़े होकर के बोल दें कि यार ये इसके लिए जरा समझ में नहीं आ रहा, मेरे ख्याल से कहीं तुम्हारा आरोप ही गलत तो नहीं है। ये वाली इंटेग्रिटी इलेक्शन कमीशन की होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि, मैं मानता हूं कई बार लोग लूजली कोई आरोप लगा देते हैं यहां, लेकिन आरोप लूज नहीं है ना। आपके अपने दस्तावेज में लिखा हुआ है कि आपने क्लेरिकल एरर की है। और फिर घूम करके मैं यही पूछता हूं ज्ञानेश कुमार जी से, सांप्रदायिक सौहार्द कैसे बिगड़ रहा है भाई? सील तुमने यूज की, दस्तावेज तुमने बांटा, माना तुमने कि तुमसे गलती हुई है, तुम्हारे क्लर्क से गलती हुई है, तुम्हारी क्लर्की में गलती हुई है, सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ रहा है, किसी ये भी चीज में बिगड़ संकेत रहा है, और वैसे जो लोग बिगाड़ रहे हैं उन पर क्या कार्रवाई कर ली भाई आपने?
नहीं, सांप्रदायिक सौहार्द वैसे ही बिगड़ रहा है जैसे सीसीटीवी फुटेज अगर रिलीज हो जाए तो माँ और बहनें लोगों के घर पर नहीं है, उनकी कैसे असर हो जाएगी। ठीक वही है, इसमें कोई लॉजिक तो मुझे नजर नहीं आता। याद है ना आपको सीसीटीवी फुटेज मांगने पर कैसे कहा गया कि उसमें माताएं और बहनें होती हैं तो उसके सीसीटीवी फुटेज को हम कैसे दे सकते हैं। इसके आगे तो मुझे कोई भी इनकी बातें में कोई तर्क तो नजर नहीं आ रहा, और ये धमकी देने वाला ही बात है कि हमसे गलती होगी लेकिन तुम सवाल मत उठाओ। क्वेश्चन एवरीवन, क्वेश्चन एवरीथिंग। इस देश की हर संस्था, अगर लोकतंत्र में हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास रखते हैं तो हर संस्था से सवाल पूछे जाने चाहिए। हर संस्था पर बैठे हुए इंसान को पाक साफ होना पड़ेगा। और अगर आप सवाल से बचते हैं, अपनी गलती मानने के बजाय दूसरों पर दोष मढ़ते हैं, तो फिर आप ये समझ लीजिए कि आप अपनी इनसिक्योरिटी का परिचय दे रहे हैं और कुछ नहीं। जनता समझदार है, जनता सब देख रही है। आइए आगे बढ़ते हैं। सोहित मिश्रा ने इस बीच, क्योंकि ये दिल्ली मुंबई हॉटलाइन है, तो कुछ दिल्ली में भी होता है, कुछ महाराष्ट्र में भी होता है और देश के अलग अलग कोनों में भी होता है, तो उसके बारे में बात करते हैं। सोहित, अजीत पवार की मौत, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, एज डिप्टी चीफ मिनिस्टर, उसको लेकर के हमने देखा कि बहुत शक और सवाल परिवार की तरफ से ही उठाए गए। इस हफ्ते आपने एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया। मैं चाहूंगा आप दर्शकों को जरा पहले तो पर्सपेक्टिव में लाएं कि परिवार क्या मानता है, अजीत पवार की मौत एक्सीडेंट था या फिर संयोग था या प्रयोग था। जी, दर्शकों को मैं संकेत पहले समझा दूं कि एक जो इंटरव्यू मैंने किया है वो रोहित पवार का किया है। अब रोहित पवार जो है वो महाराष्ट्र में विधायक हैं, एमएलए हैं, एनसीपी शरद पवार के गुट से आते हैं। आप सभी को पता है एनसीपी दो गुट में है, एक अजीत पवार के पास थी, एक शरद पवार के पास। अच्छा संकेत, हुआ ये कि 28 जनवरी को अजीत पवार जब बारामती जा रहे थे चुनाव के प्रचार के लिए, तब उनके प्लेन का एक्सीडेंट हो गया, उनकी मौत हो गई। 2 महीने लग गए महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर की मौत के बाद एफआईआर फाइल करने के लिए। एक एफआईआर जहां पर परिवार वाले लगातार सवाल उठा रहे हैं। यहां पर रोहित पवार की ओर से 3-4 प्रेस कॉन्फ्रेंस मुंबई में और दिल्ली में किया गया। इसके बाद 2 हफ्ते लग गए संकेत एक एफआईआर दर्ज करने के लिए कि क्या कहीं पर कुछ गड़बड़ तो नहीं थी। और आप मानेंगे, यकीन मानेंगे कि यह एफआईआर महाराष्ट्र में नहीं हुआ। इसे एक 0 एफआईआर करते हुए कर्नाटक में इसे दर्ज करना पड़ा, जिसे बाद में महाराष्ट्र में ट्रांसफर करना पड़ा, क्योंकि महाराष्ट्र में जो होम मिनिस्ट्री देवेंद्र फडणवीस के पास है, जो अजीत पवार के साथ 2019 में एक दिन के लिए भी वो मुख्यमंत्री बने थे। 2022 में ये लोग एक बार फिर से 23 में साथ में आए थे, 24 से साथ में थे। ये लोग एक साथ रहने के बावजूद महाराष्ट्र की सरकार ने अब तक एक एफआईआर क्यों दर्ज नहीं किया, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अच्छा, यहां पर मैंने जब रोहित पवार का इंटरव्यू भी किया, यहां पर मैंने पूछा कि आपको क्यों लग रहा है, क्योंकि क्या हुआ था जिस दिन ये मौत हुई थी उसी दिन 2-3 घंटे के भीतर शरद पवार वहां पर आए थे और उन्होंने रोते हुए एक पेपर पर पढ़ते हुए कहा था कि इसमें आप कुछ गलत नहीं समझे, ये महज एक हादसा है। और मैंने पूछा भी कि अरे आपके दादा ने ही तो ये बात कहा था, तो उन्होंने कहा हमें सभी को पहले शुरुआत में यही लगा कि ये एक हादसा है। और अगले दिन संकेत 10-12 लाख लोग वहां पर अंतिम संस्कार के लिए आ रहे थे। ऐसे में अगर कहीं पर सवाल उठता पहले ही दिन, तो अगले दिन बारामती और इसके आसपास के जो हालात है वो बिगड़ सकते थे। उसके बाद रोहित पवार ने अपनी ओर से कई सारी जांच की, तो उन्हें पता चला, आप यहां पर देखिए कि क्या क्या हुआ है। 27 तारीख को पहले अजीत पवार बाई रोड जाने वाले थे पुणे और वहां से बारामती, यूजुअली वो वैसे ही करते हैं। अचानक से उनके पास कोई एक काम लेकर आ जाता है, उन्हें देरी हो जाती है, वो नहीं जाते हैं। 28 को जाते हैं, फिर कहते हैं कि ठीक है मैं प्लेन से जाऊंगा। अच्छा, प्लेन से जाने वाले रहते हैं, पहले जो पायलट और को पायलट रहते हैं वो कोई और होता है। अचानक से पायलट और को पायलट को लास्ट मिनट में बदल दिया जाता है। जब ये हादसा होता है या जब ये एक्सीडेंट होता है, प्लेन को जिस रनवे पर लैंड करना था, उस रनवे का लैंड की परमिशन मिलने का बावजूद उसने दूसरे रनवे का लैंडिंग परमिशन मांगा। और आखिरी के जो 5 सेकंड की ऑडियो रिकॉर्ड हुई है, उसमें जो को पायलट है शांभवी पाठक, उसकी आवाज आ रही है, वो ओशिट 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 बोल रही है। लेकिन आमतौर पर अगर ऐसा कुछ होता है, जो पायलट है वो मेडे 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 बोलता है। पायलट की कोई भी बयान वहां पर मौजूद नहीं है। कम से कम 5000 मीटर्स की विजिबिलिटी होने पर ही आप जब भी किसी बड़े वीआईपी वीवीआईपी को लेकर जाते हैं तब वो होना चाहिए। यहाँ पर 3000 से कम की विजिबिलिटी थी, फिर भी वो चले गए। अच्छा, अजीत पवार के फोन को कुछ नहीं हुआ वहां पर, क्योंकि मैं गया हुआ था, कई सारे दस्तावेज यहाँ वहां स्कैटर्ड थे, उसे कुछ नहीं हुआ। लेकिन जो ब्लैक बॉक्स था उसके बारे में इनका कहना है कि ब्लैक बॉक्स जल गया। अब होता यह है कि बहुत ऐसे, ये तो नहीं है कि ये पहला हादसा हुआ, इससे बड़े बड़े हादसे में संकेत ब्लैक बॉक्स जो है उसे रिट्रीव किया गया है। पानी के अंदर
3,000 मीटर अंदर तक ब्लैक बॉक्स को आप 1 महीने के रख ले अंदर, तब भी उसे रिट्रीव कर लिया जाता है, इसमें वो भी नहीं हुआ। ऐसे कई सारे बातें जो है एक के बाद एक बाहर आती हुई नजर आई हैं। और मांग क्या थी? अगर आपको लगता है कि ये एक्सीडेंट है, परिवार के लोगों को लगता है कि ये एक्सीडेंट नहीं है, तो आप इसकी जांच करा लीजिए और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। एक एफआईआर दर्ज करने के लिए अगर इतना समय लगा और वो भी कर्नाटक में हुआ, तो इसे लेकर कहीं ना कहीं सवाल उठने लगा। अच्छा, ऐसा नहीं है कि केवल रोहित पवार ये सवाल उठा रहे हैं। अजित पवार के बेटे जय पवार ने 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान किया। उन्होंने खुद ने, जिस कंपनी है वीएसआर नामक कंपनी है जिसकी ये जहाज थी, उसके बेटे को कैप्टन सीट पर सोने वाला एक वीडियो उन्होंने दिखाया कि दूसरा जो पायलट है वो चला रहा है, वो दूसरा पायलट सीट पर उनका बेटा जो है रोहित सिंह वो सोया हुआ है। ऐसे वीडियो सामने खुद अजित पवार के बेटे ने डाले। 2 बार उन्होंने कहा कि मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन किसी के दबाव के चलते दोनों बार उन्होंने ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसे कैंसिल कर दिया। अच्छा, यहां पर केवल अजीत पवार के मौत को लेकर क्यों सवाल उठ रहा है? क्योंकि उसके बाद भी कई सारी चीजें हुई है जिसकी वजह से इनका कम से कम ये कहना है कि ये कोइंसिडेंस है या कॉन्स्पिरेसी है। अब हालांकि मैं और आप दोनों हम ब्लैक मैजिक में बिलीव नहीं करते, लेकिन अजीत पवार के मौत के कुछ दिन पहले मुंबई में उनके घर के बाहर कोई ब्लैक मैजिक करके चला गया था। तब वो बड़ी खबर बनी थी, किसी को पता नहीं था, किसी ने कनेक्ट नहीं किया था। अजीत पवार मर जाते हैं, 2 दिन बाद खुद पीयूष गोयल जो हैं उनकी ओर से कहीं ना कहीं पीटीआई का मुझे लगता है इंटरव्यू था, जहां पर वो कह देते हैं कि प्रफुल्ल पटेल एनसीपी के प्रेसिडेंट हैं। अच्छा, तब तो बात ही नहीं चल रही थी। फिर ये भी एक लेटर सामने आया है जहां पर प्रफुल्ल पटेल जो बड़े नेता हैं, साथ ही साथ सुनील तटकरे एक और बड़े नेता हैं, उनकी ओर से इलेक्शन कमीशन को एक लेटर लिखा गया कि आप वर्किंग प्रेसिडेंट को हम कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड कर रहे हैं, पूरी ताकत दे दीजिए। तब जब सुनेत्रा पवार जो अजीत पवार की पत्नी है, उनका नाम सामने नहीं आया था। फिर जब सुनेत्रा पवार को अध्यक्ष बनाया गया, फिर सुनेत्रा पवार को एक चिट्ठी वापस लिखनी पड़ी इलेक्शन कमीशन को कि मेरे पति के मरने के बाद और मेरे अध्यक्ष बनने के बीच में जो भी आपको लेटर आए हैं आपको उसे मान्य नहीं करना है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है लगातार कि क्या कुछ लोग थे जो चाह रहे थे कि ऐसा कुछ हो जाए, या क्या कहीं ये प्लानिंग से तो नहीं किया गया? ऐसे सवाल बहुत सारे मौजूद हैं। आप लेटर किस बेसिस पर लिख रहे हैं, ये सवाल है। एन मौके पर आपने पायलट को कैसे बदल दिया, और वो पायलट का पहले का कई ड्रिंकिंग का मामला, बहुत सारे ऐसे मामले सामने आए हैं। लेकिन एक एफआईआर दर्ज करने के लिए, वो भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो 6 बार महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, 11 बार बजट प्रेजेंट कर चुके हैं, उनके लिए इतना समय क्यों? और संकेत, इसे आप मैं दर्शकों को भी कहूंगा कि एक लार्जर पिक्चर में आप ऐसे भी देखिए। आपको याद है संकेत, जब कोरोना काल चल रहा था, सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या हुई थी, नहीं तब इतना बड़ा बवाल बन गया था कि सीआईडी को दिया, फिर सीबीआई को दिया, इतना पूरा हंगामा हुआ था। दिल्ली से एंकर्स मुंबई आए थे। ये तो आपके साथ सत्ता में मौजूद डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, बड़े पद पर थे, और अचानक से उनके प्लेन का हादसा हो जाना। अच्छा, और हादसे से पहले भी दोनों एनसीपी के एक साथ आने की बात हो रही थी। अगर उस समय का आप हेडलाइंस देखें तो अजीत पवार बीजेपी के करप्शन पर सवाल उठा रहे थे लोकल इलेक्शंस में, क्योंकि वो लोग अलग अलग लड़ रहे थे। तो इसलिए ये कोइंसिडेंस है या फिर आप ये समझ ले कि ये कॉन्स्पिरेसी है, इसे लेकर लगातार सवाल उठ रहा है। इसी को लेकर कहीं ना कहीं रोहित पवार बात कर रहे हैं। वो आपके दिल्ली में आकर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल, हर किसी से मिल रहे हैं। राज्यसभा और लोकसभा में भी ये मुद्दा उठा, लेकिन महाराष्ट्र में जितनी बात इस पर होनी चाहिए थी, उनका मानना है कि उतनी नहीं हो रही है, और इसलिए ये एक बड़ा मुद्दा अब भी बरकरार है। क्या इसे लेकर कोई जांच की जाएगी, नहीं की जाएगी? क्यों महाराष्ट्र की सरकार एक बेसिक एफआईआर से डर रही है? ये एक बहुत बड़ा मुद्दा संकेत मुझे लगता है कि अब भी बरकरार है। सोहित, मुझे ये बताइए कि जो पवार परिवार है, खास तौर से ये शरद पवार गुट, क्या वो खुल करके ये आरोप लगा रहा है कि जांच इसलिए धीमी की जा रही है क्योंकि somebody did not want अजीत पवार अराउंड, और इस वजह से ये एक कॉन्स्पिरेसी है, कोइंसिडेंस नहीं? क्या ये आरोप खुल करके रोहित पवार या फिर पवार परिवार में किसी ने लगाया है? बिल्कुल, रोहित पवार खुद कह रहे हैं, और उसकी तस्वीरें भी सामने आई थी। अगर आप थोड़ा सा और पीछे जाए, दिसंबर में कुछ इलेक्शंस जो हुए थे, लोकल बॉडी इलेक्शंस, कई जगहों पर जो दोनों एनसीपी थे वो एक साथ आकर इस चुनाव को लड़ रहे थे, और ये कहा जा रहा था कि अजित पवार और शरद पवार के बीच में बातचीत भी हो गई थी कि जो जिला परिषद के चुनाव हैं उसके बाद दोनों एनसीपी एक साथ मर्ज हो जाएगी। अब रोहित पवार का कहना यह है कि अगर एनसीपी एक बार फिर से मर्ज हो जाती है तो उसके सर्वे सर्वा बन जाते हैं शरद पवार, पवार परिवार फिर से मजबूत हो जाता है।
ऐसे कई लोग जो सोच रहे थे कि अब पार्टी को हम चलाएंगे, उन्हें इससे परेशानी हो जाएगी। रोहित पवार तो एक स्टेप आगे भी चले गए कि अगर अजित पवार बीजेपी के खिलाफ लगातार बोलने लगे थे, तो आप ये मान ले कि अगर हम एक साथ आए तो दो ही चीज हो सकता है, या तो हमारे पार्टी के लोग सत्ता में जाएंगे या फिर अजित पवार विपक्ष में आएंगे। और उनका कहना ये तो हमारे बीच की बात थी। कई लोग थे जो इससे खुश नहीं थे, और क्या उन्हीं लोगों ने ऐसा किया? नहीं तो पीयूष गोयल ने कैसे तय कर लिया था कि प्रफुल्ल पटेल ही अध्यक्ष होंगे? वो ये बात मीडिया में भी कह रहे हैं, बाद में उनकी ओर से कहा गया कि ऐसा कुछ नहीं है। तो इतनी चीजें एक के बाद एक जो हुई हैं, और इतना आरोप, और ये नाम लेकर, क्योंकि आरोप इनकी ओर से लगाया जा रहा है कि कुछ लोग कुछ चाह रहे थे, क्या हत्या हुई है या नहीं हुई है ये पता नहीं है, लेकिन क्या साजिश थी या नहीं थी ये कैसे पता चलेगा? जांच से। लेकिन उसके लिए पुलिस को एफआईआर दर्ज करना होगा। अब एआईबी की ओर से क्योंकि जांच की जा रही है, और देवेंद्र फडणवीस ने यह कहा कि एआईबी की जब रिपोर्ट आएगी तब उसके बाद हम तय करेंगे कि एफआईआर होगा या नहीं होगा। एआईबी ने 2023 में संकेत, एक ऐसे ही एक्सीडेंट हुआ था मुंबई एयरपोर्ट के पास में, उसकी रिपोर्ट 2026 में अब तक नहीं दी हुई है। तो इनका कहना है इसका रिपोर्ट आप कब देंगे, तब तक सबूतों का क्या हो जाएगा। इसलिए ये जो मुद्दा है, और आखिरी दिन महाराष्ट्र विधानसभा में भी उठा था, मुझे लगता है कल परसों सुप्रिया सुळे ने इस मुद्दे को लोकसभा में उठाया। और यहाँ पर तो ये भी कह रहे हैं कि अजित पवार के बेटे पर ही कहीं ना कहीं प्रेशर बनाया जा रहा है कि तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस मत लो। तो एक के बाद एक क्योंकि इतनी चीजें हो रही हैं और ये सवाल उठ रहा है, ये अटपटा लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत के समय जो इंसाफ दिलाने के लिए बड़ी बड़ी बातें करते हुए जांच करा रहे थे, केंद्र से मीडिया को भेज रहे थे, वो आपके साथ ही सत्ता में मौजूद लोगों के मौत के बाद, छोटा मोटा आदमी नहीं, एक वीआईपी आदमी के मौत के बाद अगर उनकी ओर से एक महज एफआईआर नहीं होता है, और एक वीवीआईपी आदमी के एफआईआर के लिए 2 महीने लग जाते हैं, वो भी 0 एफआईआर जो आप देश में कहीं पर भी फाइल कर सकते हैं, कर्नाटक में आप करके उसे महाराष्ट्र में ट्रांसफर करना पड़ता है। ये एक बड़ा सवाल है, और इसी को लेकर कहीं ना कहीं रोहित पवार का मैंने ये इंटरव्यू किया है। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग, क्योंकि आपका ये कहना है कि पवार परिवार पॉलिटिकल एलिमिनेशन का आरोप लगा रहा है। और ये तो देखिए क्या है कि जब एआईबी, आपने एकदम सही कहा, और वो बहुत लंबा समय लेते हैं। अहमदाबाद प्लेन क्रैश या उससे पहले के जो प्लेन क्रैश हैं, साल 2 3 साल लग जाते हैं रिपोर्ट्स आने में। और क्या है कि जब वो रिपोर्ट नहीं आएगी तो वो चीजें चलती चली जाएंगी। एक तो बड़ा कन्वीनियंट है पिछले केसेस में पायलट को ब्लेम कर देना, तो उसको लेकर के भी है। एनीवे, तो ये बड़ा गंभीर आरोप है। और सबसे बड़ी बात जो सोहित ने बताया, एफआईआर ना रजिस्टर करना। देखिए यहां से शक, अगर परिवार को ये महसूस हो रहा है, देखिए ये भी हो सकता है कि बीजेपी ये आरोप लगाए कि ये शरद पवार गुट हो सकता है आपदा में अवसर खोजने का प्रयास कर रहा है। लेकिन जैसे कि सोहित ने बताया कि अजीत पवार के अपने पुत्र भी इसी तरीके का आरोप लगा रहे हैं, तो फिर चाहे विपक्ष हो या पक्ष हो, एक एफआईआर तो आप फाइल कर सकते थे। एफआईआर फाइल ना करना ये शक पैदा करता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा, इसको भी यहाँ पर दिल्ली मुंबई हॉटलाइन में और उसके अलावा भी हम फॉलो करते रहेंगे। आइए बढ़ते हैं, ये अशोक खरात का क्या मामला है? अब इसे मैं एकदम सिंपल टर्म्स में अगर समझाऊं, आपको याद होगा पिछले कुछ महीनों से हमारे देश में या दुनिया भर में जेफरी एप्स्टीन को लेकर कई सारे बातें हो रही है। जेफरी एप्स्टीन ने यूएस में बहुत पावरफुल थे, बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना था, और छोटे छोटे बच्चियों के साथ यौन शोषण, यौन उत्पीड़न के जो मामले हैं वो सामने आए थे। महाराष्ट्र में अपने ही एक एप्स्टीन फाइल चल रहा है, और उनका नाम है अशोक खरात। संकेत, ये जो अशोक खरात है, ये आदमी, ये 18 मार्च को एक महिला के कंप्लेन पर इस आदमी को गिरफ्तार किया गया है, और रेप के चार्जेस लगे हुए हैं। ये न्यूमरोलॉजी, एक तरीके से भविष्यवाणी, ये सब में डील करता है ये आदमी, लेकिन बहुत वेल कनेक्टेड है। आप पाएंगे ये आदमी के बड़े बड़े नेताओं के साथ, महाराष्ट्र के जो अभी देवेंद्र फडणवीस से लेकर जब एकनाथ शिंदे खुद मुख्यमंत्री थे तब उनके साथ की तस्वीरें, महाराष्ट्र के कई कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ तस्वीरें इनके सामने हैं। अच्छा, हुआ ये संकेत कि जब पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच की है, अब तक ये पता चल पाया है, ये जो अशोक खरात है, जो न्यूमरोलॉजी और बाकी चीजों की बात करता था, पहले मर्चेंट नेवी में था, इसलिए कई लोग इसे कैप्टन कहते थे नासिक में। अब तक 58 वीडियोस, सीसीटीवी फुटेजेस मिले हैं जहां पर यह महिलाओं का शोषण करता हुआ नजर आ रहा है, महिलाओं के साथ उत्पीड़न किया है। 6 मामले दर्ज हो चुके हैं, रेप केसेस दर्ज हो चुके हैं, एसआईटी की जांच चल रही है। अब यहां पर होता यह है कि यह आदमी अपने आप को, महिलाओं को कहता है कि मैं शिव का अवतार हूं, मैं तंत्र मंत्र जानता हूं, अगर मैं तुमको छूता हूं तो तुम शुद्ध हो जाते हो। और आपको यह समझना होगा कि कई महिलाएं, संकेत, तब जाते हैं ऐसे बाबा बुआ के पास
जब when they are not in their right mindset, और उस समय आप उनका गलत फायदा उठाते हो, ये तंत्र मंत्र और काला जादू करते हो, तो इसके वजह से संकेत ये एक बहुत बड़ा मुद्दा फिलहाल महाराष्ट्र में बन चुका है। अब मैं आपको बताता हूं इसमें डिस्टर्बिंग बातें क्या है। कई नेताओं के डायरेक्ट कनेक्शंस आए हैं। महाराष्ट्र की जो वुमेन कमीशन की हेड थी, वुमेन कमीशन की चेयरपर्सन थी रूपाली चाकणकर, वो इस बाबा के पैर धोते हुए नजर आती हैं। जब ये बाबा आता था तो वो छतरी लेकर खड़ी रहती थी और ये ढोंगी बाबा के ट्रस्ट का वो हिस्सा है। ऐसे में आप बताइए कि ये महिला अगर आगे भी कंप्लेन करने की कोशिश करते तो कहां पर कंप्लेन करते? आप तो संकेत ऐसी ऐसी बातें सुने, मैंने इससे पहले भी आपको काला जादू का बात किया है। महाराष्ट्र जैसे प्रोग्रेसिव स्टेट पे जब इस शख्स को अब फिर से नासिक के कोर्ट में पेश किया गया, तब नासिक की पुलिस ने कहा है कि आरोप लगाए हैं कि इस आदमी ने 5 नर बलि दिए हैं। आप सोचिए, ये मैं महाराष्ट्र में बात कर रहा हूं। अच्छा, और ये नहीं है कि आपको लगेगा कि ये छोटा मोटा कोई आदमी है। 58 वीडियोस महिलाओं के शोषण और उत्पीड़न के सामने आ चुके हैं। ये बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के यहां पर जाता था संकेत, और अगर आपके घर पर आप इसे बुलाए एक विजिट के लिए और इससे कुछ सलाह लेने के लिए घर पर अगर आए तो ये 50 लाख रुपए तक चार्ज करता था। ये मार्केट से हनी लेकर आता था और इसे कुछ शुद्ध या ऐसी चीजें कहकर 15-15 लाख रुपए प्रति किलो इसे बेचा करता था। और ये सब नासिक में हाई प्रोफाइल लेवल पर चल रहा था। अब इसमें कई महिलाओं के वीडियो सामने आए हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि कई ऐसे मंत्री हैं, कई रेवेन्यू मिनिस्ट्री के बड़े बड़े अधिकारी हैं जो इनसे डायरेक्ट कनेक्टेड थे। काला जादू की बातें सामने आ रही हैं, तंत्र मंत्र के नाम पर क्या कुछ बातें सामने आ रही हैं। मैं आपको क्या क्या बताऊं कि अगर कोई नेता चुनाव हारता था तो इसके पास चला जाता था कि ये काला जादू कर दो कि मैं चुनाव जीत जाऊं। एक के बाद एक चीजें सामने आ रही हैं। कहा जा रहा है कई 100 करोड़ का इनका पूरा टर्नओवर है, जो कि बहुत बड़े पैमाने पर ऑब्वियसली ब्लैक है। और ये महाराष्ट्र जैसे प्रोग्रेसिव स्टेट में सामने आने का मतलब होता है कि ये अपना एक खुद का एप्स्टीन फाइल्स की तरह ही है कि इस शख्स के, आप सोचिए अगर किसी को कंप्लेन भी करना हो, संकेत ने जो मैंने अभी तक बातें कही हैं वो सब मुख्यमंत्री ने महाराष्ट्र के विधानसभा में कही हुई है। जिसमें एक बात यह है कि उसके ऑफिस में काम करने वाला एक शख्स था जिसकी पत्नी 7 महीने की प्रेग्नेंट थी। उसे ये कहता है अरे बुलाओ, मैं आशीर्वाद दूंगा। आदमी को बाहर भेज देता है। 7 महीने की प्रेग्नेंट औरत को ये शोषण करने की कोशिश करता है। वो औरत भी जाकर फिर अपने पति को कहती है, लेकिन इतना बड़ा आदमी है कि इससे लगा था ये अनटचेबल है। अच्छा, और स्कैम बता देता हूं क्योंकि लोग जुड़े हुए हैं और मैं अपील करूंगा कि ऐसे किसी चीज में आप पड़े नहीं। ये इमली के जो बीज होते हैं उसे लाता था अपने लोगों से, उसे घिसवाता था और फिर कई हजार रुपए के एक एक बीज बेचता था, ये कहते हुए कि ये फलाना चीज है, ढिमकाना चीज है, इसे आप रख लो, इसलिए पहन लो तो इससे बहुत सारा आपको फायदा हो जाएगा। कहें या नहीं कहें, काला जादू के नाम पर महिलाओं को ड्रग वाटर देकर उनके साथ छेड़छाड़ करता था, पेड़े में ड्रग्स मिलाकर छेड़छाड़ करता था। उस समय आदमी को बाहर भेज देता था। और अगर आप सीसीटीवी फुटेजेस जो सामने आए उसे देखें तो जिस कमरे में ये कर रहा है उधर एक कांच लगा हुआ है, कांच के बाहर लोग बैठे हुए हैं, शायद वो टिंटेड कांच होगा, लेकिन उसके बावजूद इस आदमी में कोई डर नहीं है। और ये वेल हाई प्रोफाइल आदमी है, कोई कंप्लेन करना भी चाहे तो नहीं कर पा रहा था। कई लोगों को जान की अपनी डर सता रहा था। फिर किसी एक महिला सामने आई और महिलाएं सामने आई हैं। अब पुलिस जो है कोशिश कर रही है कि और कितने महिलाओं को सामने लाया जा सकता है, लेकिन क्योंकि तब तक ये कई सारे वीडियोस जो हैं सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं तो कई महिलाएं डर गई हैं। उन्हें डर है उनके घर तक ये बात ना पहुंच जाए। और उन्हें डराया कैसे जाता था कि अगर तुम मेरे साथ संबंध नहीं करोगे तुम्हारा बच्चा मर जाएगा, तुम्हारे पति मर जाएंगे, तुम्हारे परिवार का सत्यानाश हो जाएगा। और जो लोग ये तंत्र मंत्र में बिलीव करते हैं वो इसे सही मान लेते थे और उनके पूरे सही होश और आवाज में नहीं रहने का कहीं ना कहीं संकेत इसमें नुकसान होता था। और ये एक बहुत बड़ा मामला अगर महाराष्ट्र से आता है, एक शर्मनाक मामला है। ये ऐसा राज्य है जहां से सावित्रीबाई फुले से लेकर बाबा साहेब अंबेडकर आए हैं, जो लगातार जात पात के खिलाफ लड़ते आए हैं। हम बात करते हैं एक तरफ साइंटिफिक टेम्परामेंट का, और 2026 में ऐसे मामले अगर सामने आते हैं तो ये दर्शाता है कि क्या हो रहा है महाराष्ट्र में। तो ये एक बहुत बड़ा मामला भी सामने आया है। इसमें यह भी कहा जा रहा है कि और कई नेताओं के नाम हैं जो अब तक सामने नहीं आए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि कोई राजनीति ना होते हुए उनके भी नाम सामने आए, क्योंकि महाराष्ट्र में संकेत 2013 में जब दाभोलकर को मार दिया गया था, वो लगातार अंधश्रद्धा के खिलाफ बात कर रहे थे। उन्हें गोली मार दी गई थी हमारे महाराष्ट्र में, और उसके बाद यहां पर एक लॉ पास हुआ था कि अंधश्रद्धा के खिलाफ का ये कानून है। और अगर इसमें ये नेता लोग शामिल होते हैं जो हमें लीड करते हैं, हमारे लीडर्स जिसे हम कहते हैं, उनके नाम सामने आते हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए।
कि आप ये तंत्र मंत्र में बिलीव कर रहे हैं। अच्छा, मैं आपको खबरें बताता हूं, मैं नाम नहीं बताऊंगा संकेत, क्योंकि ये बात कर रहा हूं और ये बातें सामने आई हैं। एक मंदिर है, ये कहा जाता है कि सोचो मैं एक नेता हूं, आप एक नेता हैं, मुझे आपके खिलाफ कुछ करना है, तो ये बाबा के पास मैं जाता था, वो कुछ तस्वीर सामने वाले के लाने के लिए कहते थे, ये वाली उंगली को काट कर उस तस्वीर पर ब्लड डालते थे और फिर काला जादू करते थे, फलाना ढिमकाना। फिर देखा गया कि कई नेताओं के बैंडेड लगे हुए हैं। जब ऐसी खबरें सामने आई तो कोई कह रहा है मुझे गाड़ी से लग गया, नहीं मैं यहां जा रहा था मुझे वहां लग गया। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये किस लेवल पर जा रहा है। और आप सोचिए कि ये कौन नेता है और ये कौन लोगों की मानसिकता है कि आप काला जादू, ढोंग, ये सारी चीजों में 21st सेंचुरी में विश्वास कर रहे हैं। एक बहुत ही डिस्टर्बिंग खबर सामने आई है। उम्मीद थी कि नेशनल मीडिया बड़े पैमाने पर इसे कवर करेगी, बताएगी कि क्या हो रहा है, लेकिन उतने बड़े पैमाने पर, जितने बड़े पैमाने पर इसकी कवरेज होनी चाहिए थी संकेत, सैडली वो नहीं हुई है। लेकिन एक बहुत ही शर्मनाक और सताने वाली खबर जो है इस हफ्ते महाराष्ट्र से आई हुई है। नहीं, अच्छा हुआ हम लोगों ने इसके बारे में बात किया सोहित। मतलब मैं तो स्तब्ध हूं बिल्कुल सुन करके कि आपने जो बताया। और ये इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट शेम कि इसके बारे में बिल्कुल भी दिल्ली में नेशनल मीडिया में कोई हवा ही नहीं है, चर्चा ही नहीं है। आप सोचिए, और ऐसे लोग, ये तो सिर्फ एक स्टेट की बात हो रही है, आप सोचिए इस तरीके का लोगों को भ्रमित करके, बाबा बन के, धर्म का दुरुपयोग करके, अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके लोगों की वल्नरेबिलिटी का फायदा उठाना, यौन शोषण करना, ये किस तरीके से हो रहा होगा देश भर में। मेरे ख्याल से एकदम बिल्कुल आई ओपनिंग बात आपने बोली सोहे। लास्ट में जाने से पहले बात करेंगे वैश्विक मामलों की। दिल्ली मुंबई हॉटलाइन, ईरान यूएस स्पेशल, पिछले 3 एपिसोड्स में जिस पर हमने लीड किया है, जिसके बारे में, उसको कैसे छोड़ सकते हैं, क्योंकि जंग को 1 महीना हो गया है सोहित। जंग 1 महीने पुरानी हो गई है और इस 1 महीने में कुछ जो मोटी मोटी डेवलपमेंट्स पिछले हफ्ते हुई वो ये हुई कि शांति समझौते की भीख मांगता हुआ यूनाइटेड स्टेट्स दिख रहा है। और यहां शांति समझौते की भीख मांग रहा है, वहां पर मेज पर बिठाने का काम पाकिस्तान करने की बात कर रहा है। इसी सबके बीच में ईरान अपनी पकड़ बनाए हुए है, इजराइल बम गिराता चले जा रहा है। और इसी सबके बीच में एक मेजर एनर्जी क्राइसिस के बीच में हिंदुस्तान है, जहां पर प्रधानमंत्री को संसद में, लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही जगहों पर एक बार नहीं 2 बार कोरोना से इसकी तुलना करनी पड़ी है। एक एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, 7 ऐसे एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बने हैं जो कि फैसले लेंगे, जो फैसले लेने के लिए तैयार हैं कि हम अपनी एनर्जी नीड्स को कैसे पूरा करें, ठीक वैसे ही जैसे कोरोना के वक्त किया था। यानी कि स्थिति सामान्य नहीं है। ऐसे में सोहित, आपके विचार, और उसके बाद बात खत्म करेंगे। जी बिल्कुल, देखिए संकेत, अभी डर तो बरकरार है। और क्योंकि आपने कहा भी कि कोविड से इसकी तुलना की गई थी, कई लोगों ने उस समय भी डर गए कि कहीं लॉकडाउन ना लग जाए, क्योंकि कोरोना का नाम सुनते ही अब, क्योंकि कई लोगों को कई महीनों तक घर पर रहना पड़ा था, पहली चीज जो एक पैनिक फैल गई थी वो ये थी कि लॉकडाउन जैसी स्थिति तो नहीं आ जाएगी। जबकि कहने का अर्थ कुछ और था प्रधानमंत्री का, लेकिन एक बहुत बड़े पैमाने पर लोगों में डर पैदा हो गई थी। और मैं यहां पर कहना चाहता हूं कि लॉकडाउन का, कोरोना का मतलब केवल लॉकडाउन नहीं होता है, एक तरीके से नेशनल इमरजेंसी की बात यहां पर हो रही थी। लेकिन हाँ, कई जगहों पर संकेत, पेट्रोल पंप पर भीड़ बढ़ गई, कई जगहों पर देखा गया कि लोगों में अफवाहें फैलने लग गई। और 1 महीने के भीतर एलपीजी क्राइसिस अब भी बरकरार है। कई रेस्टोरेंट्स मेरे आसपास भी, आपके आसपास भी, अब भी उस पर कहीं ना कहीं इसका असर पड़ा हुआ है। और इस सब के बीच में पिछले एपिसोड में भी हमने कहा था कि जो इंडस्ट्रियल डीजल है उसके रेट्स बढ़े हैं। चुनाव के चलते कई सारे पेट्रोल डीजल के रेट्स नहीं बढ़े हैं, उसका कितना असर पड़ेगा? आप ये जो आपूर्ति है उसे कब तक पूरा कर पाएंगे? लोगों में इसे लेकर कॉन्फिडेंस कब तक ला पाएंगे? आप जो यूक्रेन रशिया के बीच में वॉर रुकवाने की बात कर रहे थे, अब पाकिस्तान इसे लीड कर रहा है, ये भारत के बारे में क्या कहता है? हम तो ईरान के साथ इतने सालों से डील करते आए हुए हैं। ऐसे कई सारी चीजें जो एक के बाद एक हो रही हैं, और जो आप लगातार कहते भी हैं डोनाल्ड ट्रंप जो इस सब के पीछे हैं, वो भी हर हफ्ते, हर रोज आकर एक नया बयान दे देता है जो पिछले बयान से बहुत अलग होता है। तो एक पूरा कंफ्यूजिंग महीना रहा है। और कहीं ना कहीं इसका असर आपके चूल्हे तक पहुंच जाने का मतलब यह होता है कि ये जंग का कितना बड़ा असर हो सकता है,
ये हमें समझ में आया है। संकेत, हम लगातार अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे थे, उसके बाद प्रधानमंत्री ने लोकसभा और राज्यसभा में जरूर इसके ऊपर बातचीत की है, लेकिन अब भी लोगों में और आश्वासन लाने की जरूरत है। और ये जो मीडिया, जो मेन स्ट्रीम मीडिया अब भी लोगों को डरा रहा है, ये टूट गया, वो हो गया, वर्ल्ड वॉर 3 हो गया, उससे कहीं ना कहीं परेशानी बढ़ी है और उस पर अब तक रोक नहीं लगाई गई है। हमने पहले भी बात किया हुआ है कि कैसे ऐसे ऐसे रॉकेट उड़ते हैं। अब तो मुझे लगता है कि दिल्ली में कोई नेशनल मीडिया का रहा ही नहीं है संकेत, हर कोई अब इंटरनेशनल अफेयर्स में एक्सपर्ट बन चुका है। अचानक से पता नहीं कैसे 1 महीने के अंदर हर चीज का एक्सपर्ट ये बन चुके हैं, लेकिन सभी बड़े बड़े एक्सपर्ट्स अब नजर आते हैं टीवी में, यूट्यूब पर, जो हर एक चीज के एक्सपर्ट हो चुके हैं। वो हर रोज कहीं ना कहीं डराने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो पैनिक है लोगों में, उसे कैसे कम हो, क्योंकि 1 महीने में ये कहीं ना कहीं बढ़ा है और इसका असर आपके किचन तक पड़ा है संकेत। एकदम, एक्चुअली क्या है, ये इतना वास्ट टॉपिक है ना सोहित, इसमें कई एस्पेक्ट्स हैं। इसमें एनर्जी एस्पेक्ट है, इसमें लोकल पॉलिटिक्स एस्पेक्ट है, गवर्नमेंट रिएक्शन एस्पेक्ट है, इंटरनेशनल रिलेशंस एस्पेक्ट है, इंडिया एंड द वर्ल्ड एस्पेक्ट है। तो अभी इसी वजह से मैं सिर्फ और सिर्फ हमारे देश में ग्राहकों की या लोगों की जो डोमेस्टिक एनर्जी नीड है, बस उस पर केंद्रित करके अपनी बात बोलूंगा, वरना हम लोग छितर जाएंगे, फैल जाएंगे चारों ओर। हाँ, तो देखिए, एक चीज आप लोगों के लिए जाननी जरूरी है। हिंदुस्तान की सरकार ने ईरान का समर्थन उस तरीके से नहीं किया, या किया ही नहीं जिस तरीके से ईरान उम्मीद कर रहा था या जैसे पहले होता था। और जब इस तरीके की बात हुई तो जाहिर सी बात है, ये माना जाने लगा कि हम इजराइल और यूएस के ज्यादा करीब हो गए हैं, और ऐसे में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जब बंद होगा तो उसका सीधा प्रभाव हमारे ऊपर भी पड़ेगा, क्योंकि हमारी शिप्स भी रुकेंगी। इस बीते हफ्ते ये बात साफ हो गई है कि भारत और ईरान के जो रिश्ते हैं, रिश्ते बियॉन्ड गवर्नमेंट्स, उसका हमको एक परिणाम ये देखने को मिला है कि हमारे देश को ईरान अभी भी एक फ्रेंडली कंट्री, डिस्पाइट द फैक्ट कि हमने खमेनी का खंडन नहीं किया शुरुआत में, और उसके बाद भी फाइनेंस, ये आपके फॉरेन सेक्रेटरी ने किया, प्रधानमंत्री ने अभी तक नहीं बोला है। प्रधानमंत्री की जो पार्लियामेंट की जो दोनों स्पीचेस हैं, उन दोनों में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के रोकने को अनएक्सेप्टेबल, अस्वीकार्य है ये, ऐसा उन्होंने बोला। अभी भी उन्होंने ईरान में जो हमले हो रहे हैं उसके ऊपर कुछ नहीं बोला, लेकिन फिर भी ड्यू टू हिस्टोरिकल टाइज, ईरान हैज अलाउड इंडियन शिप्स टू क्रॉस द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बिकॉज ऑफ फ्रेंडली रिलेशनशिप। एक पिछले इंटरव्यू में ये चीज ईरान की तरफ से भी बोली गई सोहित, कि हम भारत के लोगों का हमारे प्रति जो रिस्पॉन्स है हम वो देख रहे हैं और उस आधार पर अपनी रणनीति बना रहे हैं। खैर, एनर्जी नीड्स, पिछले कुछ हफ्तों से हम 2 ग्राउंड रिपोर्ट्स करके आए। एक नोएडा चाप वाला, यहाँ पर बड़े मशहूर हैं नोएडा में, और पहले दिन गए तो उन्होंने बोला 2 दिन का सिलेंडर बचा है। फिर 2 दिन बाद गए तो उन्होंने चेपी लगा दी, उन्होंने बोला भैया वहां सिलेंडर खत्म हो गया, और सिलेंडर खत्म होने की वजह से ये दुकान बंद है। 5-6 दिन दुकान बंद हुई, छोले भटूरे वालों की छोले भटूरे बंद हो गए। और दिल्ली में ये बहुत बड़ी चीज है, आप ये समझिए कि मतलब सांस तो हमारी खराब हो ही गई है AQI की वजह से, तो एक छोला भटूरा ही था हमारा सहारा, तो वो भी हमसे 5 दिन के लिए छिन गया। तो अब ये नोएडा चाप वाले जो हैं, उन्होंने अपना खोला दुकान 5 दिन बाद, तो ये हुआ कि भाई क्या सिलेंडर मिल गया, चीजें ठीक हो गई। तो उन्होंने बताया कि नहीं भाई, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी, वो गए बड़ा सा एक इलेक्ट्रिकल स्टोव खरीद लाए, नॉट इंडक्शन, इलेक्ट्रिक, मतलब उसमें नीचे वो एलिमेंट और वो सब लगे हुए हैं। अब उस पर बन रहा है जो कुछ भी बन रहा है, ताकि वो धंधा चलता रहे। सिलेंडर की किल्लत अभी भी है। ये कैस्केडिंग इफेक्ट होता है चीजों का। शिप आपकी भले ही अभी आ गई हो, लेकिन आपकी पूरी सप्लाई हिल गई। आप इधर उधर से कहीं भी लाएंगे, आपको उसको व्यवस्थित करने में, ऐसा तो है नहीं ना कि ऑस्ट्रेलिया जरा अपने 4 सिलेंडर भेजियो, सुन ईरान तू भेज दे, या रशिया अपना तेल दे दियो, तो तुरंत बिल्कुल यूं हाथों हाथ हो गया। ये आएगा तो रिफाइनरी में जाएगा, तो मतलब ये सब टाइम लग, आपका हिल गया है सिस्टम। तो ये क्राइसिस अभी जमीन पर रहेगी, सरकार लाख बोले,
और इस हफ्ते एक और चीज हो गई जो पेट्रोल को लेकर के, नयारा पेट्रोल पंप जिसके 7,000 पेट्रोल पंप हैं, बढ़ा दिए दाम उन्होंने। सरकार ने बड़ी स्मार्ट हरकत की। आपके इंडियन ऑयल, एचपी और बीपी पर आपके लिए दाम नहीं बढ़े हैं, लेकिन सरकार ने बोला, एक तो हर चीज मास्टर स्ट्रोक होती है, मास्टर स्ट्रोक, मास्टर स्ट्रोक की एक्साइज ड्यूटी कट कर दिया, लोगों पर आंच नहीं आने दी। तो फिर मैं पलट के सवाल पूछता हूं कि जब क्रूड ऑयल का दाम कम था तब आपने क्यों नहीं कम किया? तो तब तुमने क्यों भर भर के टैक्स पेलिस, तो तब आपने टैक्स लीज, तब क्यों नहीं आपने बेनिफिट दिया? तो ये आपने आंच नहीं आने दी, नहीं, ये तो आपने इतना बफर क्रिएट किया हुआ है अपने लिए। सोहित, मेरे ख्याल से 8 या 9 रुपए था सेंट्रल एक्साइज 2014 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं गलत भी हो सकता हूं। डीजल पे 3-3.5 रुपए था। वो 2020 में कोविड के दौरान 33 रुपए हो गया सेंट्रल एक्साइज। वो अभी भी 21-22 रुपए कुछ था। यानी कि आपने पिछले 10 साल पहले से यूपीए सरकार के मुकाबले ऑलमोस्ट डबल से ज्यादा आप सेंट्रल एक्साइज टैक्स ले रहे हैं। इसको बहुत सारे इकोनॉमिस्ट लेजी टैक्सेशन भी मानते हैं, टैक्स लगा दो और उसके बाद चलाते रहो। तो इन योर गुड टाइम्स आपने वो लोगों को रियायत नहीं दी, और अभी जो आप अपना टैक्स कम कर रहे हैं, ये तो बेसिकली सरकार के एक विभाग ने अपना पैसा निकाल के दूसरे विभाग को दे दिया। चलिए चलिए, कम से कम अभी के लिए फिलहाल, भला हो चुनाव, अभी के लिए फिलहाल ऐसी स्थिति नहीं हो रही है कि आपका जितना पेट्रोल और डीजल का दाम था वो उससे ऊपर जा रहा है। ये एक इस हफ्ते का सेविंग ग्रेस था। बिल्कुल। और जैसे कि कहा गया, भला हो चुनाव का, कि चुनाव तक जितनी राहतें आपको महसूस करना है आप कर लीजिए, उसके बाद का हमें पता नहीं। लेकिन जरूर ये जो सिस्टम है, हम उम्मीद करते हैं कि चुनाव खत्म होने से पहले संकेत कहीं ना कहीं बराबर हो जाए और सप्लाई की जो बातें हैं वो थोड़ी सी और स्ट्रीमलाइन हो जाए, ताकि जो लोगों को परेशानियां हैं वो दर्शकों को कम हो। तो जब से संकेत और मैंने इस पूरे वीडियोस की शुरुआत की है, तब भी वॉर चल रहा था। आज 4 एपिसोड हो चुके हैं, 1 महीना हो चुका है, तब भी वॉर चल रहा है। तो ये जो जंग है वो खत्म होता हुआ फिलहाल नजर नहीं आ रहा संकेत, और इसका असर आम आदमी की जिंदगी पर पड़ रहा है। लेकिन क्योंकि चुनाव है तो थोड़ी राहत भी मिल रही है, तो आप मुस्कुराते भी रहिए। छोले भटूरे वाला भी जल्दी से जल्दी कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके लाए संकेत, मैं उम्मीद करता हूं, ताकि कम से कम खराब AQI में स्वाद तो अच्छा मिलता रहे। लेकिन दर्शकों, हमारी कोशिश लगातार यही है कि ऐसे मुद्दों पर संकेत अपने विचार रखें, मैं मेरा विचार रख पाऊं, और उसके बाद हम आपके साथ ये चर्चा कर सकें। आप यकीन मानिए, आज भी इस वीडियो को शुरू करने से पहले 10 मिनट हम ऐसी बात करते रहे, फिर हमने कहा वीडियो शुरू करके बात करते हैं और आपको भी इसका हिस्सा बनाते हैं। और यही कोशिश के साथ संकेत हम इस शो को लगातार लेकर आ रहे हैं। कमेंट सेक्शन में आपके कई सारे जो सुझाव हैं उसका हम लगातार इंतजार कर रहे हैं। क्या बदलाव करें, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, समय कम है, समय ज्यादा है, और कौन से टॉपिक्स लिए जाने चाहिए। दर्शकों, ये आपका और हमारा एक साथ डिस्कशन है, और संकेत, इन्हें भी क्योंकि हम सभी एक साथ डिस्कस कर रहे हैं और आप भी पिछली बार कह रहे थे, मैं चाहता हूं कि आप भी कमेंट सेक्शन की बात करें, क्योंकि संकेत को, दर्शकों, आपके जो कमेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा पसंद आए, तो हमने इस पर चर्चा भी की थी। ओवर टू यू संकेत। नहीं, मैं तो बस दिल से शुक्रगुजार हूं, और जैसे कि मैंने शुरुआत में भी कहा, आलोचना के संदेश भी बहुत प्यार से पढ़ता हूं। इतनी जानकारी और इतना इल्म और इतना विवेक हो गया है सोहित, की पता चल जाता है कि कौन आपको सुधारने के लिए आपकी आलोचना कर रहा है, कौन आपकी प्रशंसा कर रहा है, और कौन आपको नीचा दिखाने के लिए संगठित रूप से कमेंट्स में घुस करके किसी के इशारे पर, किसी के नक्शे कदम पर कोई चीज बोल रहा है। ये फर्क अब करना आ गया है, अब समझ में आती हैं बातें, और इनसे प्रभावित होने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपको पता है लोगों की मंशा क्या है। तो मेरा तो ये कहना है कि जिसको जिस भी तरीके का कमेंट करना है, प्लीज फील फ्री। यहां कोई बैन नहीं होगा, किसी चीज को कुछ नहीं बोला जाएगा। ये कोई 30 सेकंड की या 90 सेकंड की रील तो है नहीं कि सरकार रूस जाए और अकाउंट विदहेल्ड कर ले। तो आप तो बोलिए आपको जो बोलना है, हम सब देखेंगे, सब चीज सुनेंगे, और हाँ, जहां और जैसे ही लगा कि आप बात एकदम सही कर रहे हैं, लोकप्रिय नहीं, आप बात एकदम ऐसी कर रहे हैं कि हमारे सुधार वाली, तो हम सुधरेंगे भी।
कई बार ऐसा होता है सोहित और मैं आपके कमेंट्स पढ़ के और उसके बाद ये देखने की कोशिश करते हैं कि इसमें से क्या अगले हफ्ते के लिए निचोड़ निकाला जाए। इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगा दर्शकों, आप भी हमें सुझाइए, आप डायरेक्टली सोहित को लिखिए, मुझे लिखिए, अगर आपको लगता है कि हमें किसी पर्टिकुलर इशू पर फोकस करना चाहिए। जैसे सोहित, इस बीते हफ्ते बहुत सारे छात्रों का संदेश आया मेरे पास कि गेट परीक्षा बहुत ही प्रतिष्ठित परीक्षा है इंजीनियरिंग के लिए, आपके पीएसयूज में नौकरी पाने के लिए, उसमें टॉपर्स ही मिसिंग हैं, उसके बारे में आप बात कीजिए। तो बात किया हमने, तो वो हर चीज एक अच्छे तरीके से, सटीक तरीके से, फैक्चुअल तरीके से उसको आपके सामने प्रस्तुत करना, ये एक आदत है सोहित और हमारी। हल्की और छिछली बात कभी नहीं करेंगे, ये वादा है आपसे। इस वजह से प्लीज ये भरोसा बनाए रखिए, और जैसे कि शुरुआत में सोहित ने बोला था, मैं भी बोल रहा हूं, प्लीज सब्सक्राइब टू बोथ द चैनल, सोहित मिश्रा ऑफिशियल एंड डबल चेक बाय संकेत।